हेलो 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 हेलो। बेटा आई एम ऑडिबल। बेटा आई एम ऑडिबल, सुन पा रहे हो ना? हेलो हेलो। आई एम ऑडिबल, सुन पा रहे हो? ओके ओके ओके, यस यस यस, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखो, आज हमारा 2024 का कंप्लीट सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। यानी इवोल्यूशन आपके कोर्स का आज लास्ट चैप्टर है। इवोल्यूशन के बाद आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी हम लोगों को, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात? थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चन की, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस में एंटर कर जाएंगे उसके बाद, ठीक है। ओके। हाँ, तो अब दो चीजों पर फोकस करना है, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो पैरेलली इस तरीके से चलेगा, मैं बता दूं आपको। हम लोग यूट्यूब पर रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। साथ में कुछ प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, सेम उसी टॉपिक की प्रैक्टिस यहाँ हो जाएगी, जिससे कि आप डाइवर्ट ना हो। मैंने कहा, बच्चे ने कहा कि सर आप अगर कुछ और टॉपिक का रिवीजन कराओगे, वहां कुछ और रिवीजन चल रहा है, ठीक है, तो चीजें सेट नहीं हो पाएंगी, हम किसको फॉलो करें। तो मैं सबको सिंक्रोनाइज कर रहा हूँ। सिंक्रोनाइज का मतलब है सब जगह एक ही चीज चलेगी। एक ही चीज का मतलब है, अगला जो मेरा टॉपिक आने वाला है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, संडे को लेक्चर है इसका, ठीक है, यूट्यूब पर। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है, जिसमें कंप्लीट एनसीईआरटी होगी, लाइन वाइज लाइन, ठीक है, जिसमें करीब बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस होंगे, स्पेशली हार्ट वाले पार्ट के। तो समझ गए ना मेरी बात? तो अब आगे जब मैं रिवीजन कराऊंगा आपका, जब रिवीजन कराऊंगा इस बैच में, कोर्स खत्म हो जाने के बाद, तो पैरेलल जो चैप्टर चल रहा होगा वहां पर, उसी की क्वेश्चन प्रैक्टिस यहां पर हो जाएगी। समझ गए ना मेरी बात? जो पैरेलल वहां पर 11th का टॉपिक चल रहा होगा, सेम उसी की क्वेश्चन प्रैक्टिस हम यहां करा देंगे। समझे? हाँ, मतलब उसी रिवीजन को मैं यहां पर अपने ऐप पर, अपने बैच में, ठीक है, मैं स्टार्ट करा दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्लियर है बिल्कुल? तो बच्चों को दो, मतलब बड़े क्वेश्चंस के सेशन मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सिर्फ बैच में ही रहना है तो बैच वाला सेशन ज्वाइन कर लो, ठीक है। आपको दोनों दोनों में अलग अलग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आपको दोनों सेशन ज्वाइन करना है, दोनों सेशन ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो पर चलेगा सिंक्रोनाइज, जिससे कि आपका रिवीजन परफेक्ट होता जाए, ठीक है। तो रिवीजन की स्ट्रेटजी मेरी कुछ ऐसी है, कुछ मैं सोच रहा हूँ सिंक्रोनाइज की, बच्चों ने डिस्कस किया तो उसी को लेके चल रहे हैं। तो भाई लास्ट चैप्टर है, टारगेट है ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड थ्योरीज टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। थोड़ा सा चैप्टर थ्योरिटिकल है, समझना होगा आपको। इसमें एक थोड़ा सा हार्डी विंगर इक्वेशन है जो मैं समझाऊंगा, समझने का है, ठीक है। बात बाकी का तो समझने का नहीं है, याद करने का है, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर को जो मैं सोचता हूँ, इसको समझना होता है। एक्चुअल में एवोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जो पढ़ा नहीं जाता, मतलब फील किया जाता है। मैं रियल बोल रहा हूँ। ना एवोल्यूशन पढ़ा जाता, ना एवोल्यूशन पढ़ाया जाता, एवोल्यूशन फील किया जाता है। क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आज भी चल रही है, सदियों पहले चल रही थी, और सदियों बाद तक चलती रहेगी। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, ठीक है। सदियों बाद तक चलती रहेगी, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो एवोल्यूशन एक ऐसी प्रक्रिया है, समझ रहे हो, जो कह सकते हो अर्थ पर ओरिजिन ऑफ लाइफ से लेकर के जब अर्थ का विनाश होगा तब तक ये प्रक्रिया चल रही है, और विनाश के बाद फिर से ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब एवोल्यूशन चलता रहेगा, ठीक है। समझे? गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस चैप्टर को आपको पढ़ना नहीं है, इसको फील करना है, ठीक है। इसकी थॉट प्रोसेस के अंदर जाना है, ठीक है। थोड़ा समझना है इस चैप्टर को, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा समझाने की, बट कोशिश करना हर चीज की अंदर एंटर करने की, ठीक है। तो इवोल्यूशन में सबसे पहले कुछ एनसीईआरटी की मैंने डेटा ऐड कर दिए हैं, जैसे इवोल्यूशन ऑफ बायोलॉजी क्या होता है, ठीक है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या है, रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन क्या है। जनरल से पॉइंट्स हैं, जैसे ना कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं उससे पहले कुछ पॉइंट्स होते हैं जो थोड़ा बेसिक्स बेसिक्स है ये, ठीक है, जनरल बातें पता होनी चाहिए। इसके बाद मैं एनसीईआरटी स्टार्ट करूंगा। जैसे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है क्या, ठीक है। सॉरी 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 गया, बच गया। हाँ, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है क्या, ठीक है। अगर मैं स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है, फॉर्म्स ऑन अर्थ, अर्थ पर जो लाइफ की हिस्ट्री, बैकग्राउंड, अर्थ पर लाइफ की हिस्ट्री की बात करता हूं, उसकी स्टडी की बात करता हूं, तो उसको इवोल्यूशनरी बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। आप समझ रहे, हिस्ट्री ऑफ लाइफ, मैं लाइफ की बात कर रहा हूं, अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे बनी,
अर्थ के ऊपर लाइफ किस डायरेक्शन में मूव की, ठीक है, बैक्टीरिया से, वायरस से किस तरीके से आगे जाकर के हायर मैमल्स तक ये मूव हुई है, ठीक है, इसकी पूरी स्टडी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इवोल्यूशन, ठीक है, व्हाट इज इवोल्यूशन, तो आप क्या बोलोगे? टू अंडरस्टैंड द चेंज इन फ्लोरा एंड फ्यूना। एक टर्म है फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा टर्म आता है तो मतलब समझो कि यहां पर हम प्लांट की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो, बॉटनिकल चीजों की बात कर रहे हैं। और फ्यूना टर्म आता है तो यहां पर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो। टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फ्यूना दैट हैव, समझना, अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर ऑन अर्थ। भाई मिलियंस ऑफ ईयर, समझना भाई, इतना पता है ना आपने कि सबसे पहले लाइफ कहां पर ओरिजिनेट हुई थी? पानी में हुई थी, ठीक है। पानी में मैंने बताया था, अभी बताऊंगा आगे जाकर के, ठीक है, लाइक अ क्वाइसर वेट्स या माइक्रोस्फीयर टाइप जैसे प्रोटोबायोन्ट्स बने थे, ठीक है। इनसे आगे जाकर के कह सकते हो प्रिमिटिव सेल्स बने, प्रिमिटिव सेल्स, ठीक है। उनसे आगे जाकर के प्रोकैरियोट्स बने, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में आगे जाकर के पहले हेटेरोट्रॉफ बने, फिर आगे जाकर के ऑटोट्रॉफ बने, समझना, लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर इन ऑटोट्रॉफ से और आगे इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, एनिमल सेल बने प्लांट सेल के साथ साथ। इधर प्लांट सेल ने पूरा का पूरा, एनिमल सेल बने और प्लांट सेल बने। एनिमल सेल ने आगे जाकर के, ठीक है, एनिमल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट किया एक्वाटिक कंडीशन में, और प्लांट सेल ने आगे जाकर के, भाई ब्लू ग्रीन एल्गी तो बन ही चुके थे, उन्होंने आगे आगे प्लांट का फॉर्मेशन स्टार्ट किया, समझ रहे हो। तो स्टार्टिंग में पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा जैसे हम पढ़ाते हैं आपको, ठीक है, एक सीक्वेंस मेंटेन की हमने। तो इस तरीके से नॉन कॉर्डेट्स से कॉर्डेट्स बने, ठीक है। कॉर्डेट्स में मैंने बताया सबसे पहले फिश बने थे, फिश एक्वेटिक थे। तो फिश, भाई एवोल्यूशन हर समय होने वाली प्रोसेस है। तो पानी में रहने वाले फिश, उनको मन, उनके दिमाग में आया क्यों ना अर्थ पर रहा जाए, ठीक है, अर्थ पर जाकर के देखा जाए। अर्थ पर गए, पर उनकी ब्रीथिंग किससे होती थी? गिल से। तो गिल से ब्रीथिंग करने की वजह से उनको रिवर्ट वापस पानी में आना पड़ा, क्योंकि अर्थ पर अगर सरवाइव करना है तो उनको लंग्स चाहिए ही थे, ठीक है। तो जद्दोजहद चली, कुछ लोगों ने कोशिश की, कुछ लोगों ने कोशिश नहीं की, यही इवोल्यूशन है। जो कोशिश करता है वो उसको आगे कहीं ना कहीं, समझ रहे हो ना, पाथ मिलता है, रास्ता मिलता है, कुछ ना कुछ वो आगे बढ़ता है, ठीक है। जो कोशिश नहीं करता वो तो वहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। तो कई फिश ने कोशिश की तो आगे जाकर के लंग फिश बने, ऐसे फिश जिनमें लंग्स होते हैं। और जिन्होंने कोशिश नहीं की वो फिश के फिश ही रह गए। क्लियर है? बिल्कुल। और आगे जाकर के लंग फिश ने कोशिश की तो आगे जाकर के एम्फीबिया बने, लंग फिश ही एम्फीबिया बने, ठीक है। और एम्फीबिया से आगे जाकर के रेप्टिलिया बने, फिर आगे जाकर के रेप्टाइल्स अर्थ पर सबसे ज्यादा टाइम तक रहे थे, ठीक है। फिर रेप्टाइल्स के बाद मैमल्स और बर्ड्स पैरेलल इनका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में एवोल्यूशन हुआ है। यानी फ्लोरा फ्यूना में, ये मैंने एक तरीके से आपको फ्यूना के बारे में बोला है, ऐसे ही फ्लोरा में भी चेंजेस हुए हैं, समझ रहे हो भाई। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, समझ रहे हो, एंजियोस्पर्म, एक सिस्टमेटिक वे में तो चले ना, समझ रहे हो ना मेरे। ब्रायोफाइट आए, टेरिडोफाइट आए, जिम्नोस्पर्म आए, आगे जाकर के फ्लोरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म आए, समझ रहे हो ना। हाँ, सिस्टेमेटिक वे में फ्लोरा फ्यूना। फ्लोरा मतलब ध्यान रखो जितना भी प्लांट वाला पार्ट है, और फ्यूना मतलब एनिमल वाला पार्ट है। अगर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर ऑन अर्थ, ये एक दिन का इवोल्यूशन, एक दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, मिलियंस ऑफ ईयर। आज भी इवोल्यूशन चल रहा है, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। हाँ, डार्विन बड़े फेमस थे, मैं आगे डार्विन की थ्योरी बताऊंगा। तो एक लाइन है जो बहुत पूछी गई है अदर एग्जाम्स में, जब डिफरेंट एग्जाम होते हैं तो मैं एक लाइन ऐड कर दी है। अकॉर्डिंग टू डार्विन, अगर आप बाई चांस कोई पूछे आपसे कि डार्विन के अनुसार इवोल्यूशन क्या है, भाई डार्विन के अनुसार इवोल्यूशन क्या है, वो एक नेचुरलिस्ट थे, प्रकृति प्रकृतिवादी कैसे समझो, एक तरीके कह सकते हो। वो प्रकृति में बहुत ज्यादा रहते थे, नेचर से चीजें सीखते थे, समझते थे। तब जाकर के उन्होंने एक किताब लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, समझना। तो इनके अनुसार क्या है? डिसेंड्स विद मॉडिफिकेशन, इसको वेरिएशन बोलते हैं, डिसेंड विद मॉडिफिकेशन। यानी कोई एक स्पीसीज है, ठीक है, उससे कई स्पीसीज बनती हैं, डिसेंड विद मॉडिफिकेशन, और उनमें चेंजेस आता है अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर, वातावरण के अनुसार परिवर्तन आते हैं, ठीक है। या वातावरण के अनुसार जो परिवर्तन कर लेता है, ठीक है, या वो परिवर्तन जो वातावरण के अनुसार होते हैं उनको स्वीकार, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और उन स्पीसीज को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, और रिमेनिंग को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इट इज अ वेरिएशन, ठीक है। तो डार्विन साहब ने वेरिएशन पर बात की थी कि भिन्नताएं, डिफरेंट टाइप की वेरिएशंस होती हैं, उन वेरिएशन में जो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, प्रकृति, ठीक है,
नेचर के अनुसार होते हैं वेरिएशन, उनको एक्सेप्ट किया जाता है, जो नेचर के अपोजिट होते हैं वेरिएशन उनको डिस्कार्ड किया जाता है, और जो नेचर के अनुसार होते हैं वेरिएशन, ठीक है, वो आगे जाकर के नई स्पीसीज और कह सकते हो इवोल्यूशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर नेचर पर छोड़ दिया जाए तो। बट आज की डेट में तो ऐसा नहीं हो रहा, ह्यूमन अपने को मतलब नेचर से भी ऊपर समझ रहा है, तो वो मतलब हर वो चीज करने में लगा हुआ है जो नेचर के विरुद्ध है, ठीक है, तभी तो नेचर रिवेंज लेती है समय समय पर, ये जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, अर्थ पर जो हो रहा है, महामारी या XYZ जो भी है, ठीक है, ये चीजें होती रहेंगी, ठीक है। चलो, अब यूनिट ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन किसी एक इंडिविजुअल में हो सकता है कि एक आदमी में, एक जानवर में, एक प्लांट में, ना, पर्टिकुलर पॉपुलेशन में इवोल्यूशन होता है। तो समझ रहे हो, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, ऐसी डिफरेंट पॉपुलेशन में आप इवोल्यूशन देख सकते हो। तो आपसे पूछा है कि इवोल्यूशन की यूनिट क्या है, इकाई, तो आप पॉपुलेशन बोलोगे, ठीक है, तो आप पॉपुलेशन बोलोगे, ध्यान रख रहे हो, ठीक है। यूनिट ऑफ इवोल्यूशन पूछेगा तो आप पॉपुलेशन बोलोगे। और रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन वेरिएशन, अगर वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन कैसे हो सकता है, ठीक है, वेरिएशन जरूरी है। जैसे जैसे आप समझो, इवोल्यूशन का मतलब है आप लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उनमें भिन्नताएं हैं, सारे एक जैसे नहीं है, सब में भिन्नताएं हैं। कुछ बच्चे अपने समय को सही से यूटिलाइज करते हैं, कुछ बच्चों के पढ़ने की स्ट्रेटजी बहुत बेहतरीन है, समझ रहे हो, कुछ बच्चे पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन कर रहे हैं, समझ रहे हो, कुछ बच्चे वो जानते हैं खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक कि भरपूर क्वेश्चन प्रैक्टिस ना हो, समझ गए ना मेरी बात। तो डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस हैं बच्चों के अंदर, ठीक है, इनमें जो सबसे बेहतरीन वेरिएशन होंगे, जो सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होंगे, समझ रहे हो, वो वेरिएशन उन बच्चों का सिलेक्शन करा देंगे, और वो आगे जाकर के अपनी, समझ रहे हो ना, फ्यूचर चेंज कर देंगे। भाई अपना तो छोड़ो, मैंने कहा ना ऐसे ऐसी चीजें देखी हैं तुम सोच नहीं सकते हो, ठीक है। बिल्कुल वो बच्चे जो एक टीन सेट में उनकी फैमिली रह रही है, एक टीन पड़ा हुआ है, टूटा हुआ पानी गिर रहा है, वो मूवीज में दिखाते हैं उस टाइप का, ठीक है, समझ रहे हो, उसमें उनकी पूरी फैमिली एक ही जगह रह रही है, उस बच्चे ने तैयारी की और MBBS करने के बाद उसने अपना पूरा ही मतलब चेंज ही कर दिया सब कुछ, ठीक है, क्योंकि वो चेंज हुआ, उसकी मैरिज हुई एक डॉक्टर से, एक अच्छी फैमिली से, ठीक है, तो उनका सपोर्ट मिला और मिल करके पूरी मतलब अपना तो छोड़ो, बैक को भी उन्होंने सुधारा, और फ्यूचर तो खैर ब्राइट होगा ही, ठीक है, तो इसको कहते हैं एवोल्यूशन, ठीक है। हमेशा हर पिता सोचता है कि उसका बेटा उससे बेटर निकले, उससे और बेहतरीन लेवल पे जाए, इसको इवोल्यूशन बोलते हैं, प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। अगर उससे डाउन निकलता है तो ये रेट्रोग्रेसिव हो गया, उल्टा हो गया, और ऐसे में इवोल्यूशन नहीं होता, समझ रहे हो, सब कचरा हो जाता है, ठीक है, समझे या नहीं समझे। हाँ, ग्रेजुअल चेंजेस, ये डार्विन में बताऊंगा, अब डार्विन की थ्योरी में धीरे धीरे होने वाले चेंजेस, ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे होने वाले चेंजेस, ठीक है, ये डार्विन की थ्योरी पढ़ेंगे। अभी 4 बातें समझ में आई कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है, इवोल्यूशन क्या है, अकॉर्डिंग टू डार्विन इवोल्यूशन क्या है, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या है, रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन क्या है, समझे। हाँ, हाँ, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस पर भी आ रहा हूं मैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, ये वो चीज नहीं है, एवोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जिसको फील करना पड़ेगा, अगर आप फील नहीं करोगे ना तो यहां से जाएगा, यहां से निकल जाएगा, ठीक है। रटने से काम नहीं चलेगा, पहले ही मैं बोल दे रहा हूं, इवोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है आपको फील करना पड़ेगा, रटने से काम तो नहीं चलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब सबसे पहला ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात कर रहा हूं मैं, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ाने से पहले मुझे बताना पड़ेगा कि यूनिवर्स कैसे बना। एनसीईआरटी का पहले पैरा में यही दे रखा है कि यूनिवर्स कैसे बना, उस यूनिवर्स में अपना सोलर सिस्टम कैसे बना, अपने सोलर सिस्टम में एक प्लेनेट है जिस पर हम सब रहते हैं, ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हो, इसी प्लेनेट पर आप डॉक्टर बनोगे, ठीक है, और पता नहीं, समझ रहे हो, किस लेवल पर जाओगे आप, ठीक है, इस प्लेनेट पर। तो इस प्लेनेट का ओरिजिन कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ, ठीक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ, अर्थ का ओरिजिन कब हुआ, ठीक है। तो अब अर्थ पर अगर बात करते हैं लाइफ का ओरिजिन कब हुआ, और लाइफ में भी अगर मैं बात करूं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिवाइड किया एनसीईआरटी ने, ठीक है, पर एक जगह नहीं दे रखा, स्कैटर्ड फॉर्म में दे रखा है, कुछ यहां दे रखा है, कुछ उन्होंने मिड चैप्टर के मिड में दे रखा है, वहां से उठा लिया है मैंने, ठीक है। और फिर आगे जाकर के मल्टी सेलुलर लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, समझना होगा इसको अच्छी तरीके से, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से पहले मैं थोड़ी सी कुछ बेसिक लाइनें बताऊंगा, ठीक है। देखो यार, ये तुम्हें समझना होगा, जैसे हम कहते हैं ना, मतलब मुझे खुद अजीब सा लगता है कि अभी भी मतलब बहुत छोटी उसमें पड़े हुए हैं हम लोग, ठीक है।
अर्थ तो एक एक कण मात्र है, कण, कण मतलब तिनका, ठीक है। इस कमरे के अंदर एक लाइट अगर डाली जाए, सनलाइट, एक होल से, तो होल में आप सिर्फ लाइट आती है, लाइट में छोटे पार्टिकल्स नजर आते हैं, पार्टिकल्स पार्टिकल्स पार्टिकल्स। तो छोटा सा एक पार्टिकल्स है ना, वो है अर्थ। और इस कमरे के अंदर जितने पार्टिकल्स होंगे, जो काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल, इन सब से मिलकर के हमारा यूनिवर्स बनता है, ठीक है। पहले ये बातें लगती थी यार ये तो कहानी है, ये तो कहावत है, क्या ऐसा होता होगा? अब तो यार साक्ष्य है, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं हम लोग। हम और प्लेनेट पर जा रहे हैं, हमने बहुत सारे इस तरीके से टेलीस्कोप या बहुत सारी चीजें डिजाइन कर ली हैं, जिससे हम पूरे और भी चीजों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, अपने ब्रह्मांड के बारे में धीरे धीरे हम समझ पा रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्स के बारे में। तो ये तो क्लियर है कि अर्थ पर अगर लाइफ है तो और भी प्लेनेट हैं जहां पर लाइफ होगी, ये तो क्लियर है। इसका मतलब एलियंस होते हैं। एलियंस का मतलब वैसे नहीं जो मूवीज में दिखाते हैं, एलियंस का मतलब दूसरे प्लेनेट पे मिलने वाले प्राणी। वो प्राणी बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी, ठीक है। अगर वहां पर जीवन है तो वो एलियंस है। एलियंस का मतलब है फॉरेन, बाहर के, ठीक है, जो अपने प्लेनेट पे नहीं मिलते, वो एलियंस है, ठीक है। तो इसलिए इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ यार यहाँ पर लाइफ है और हम इतने एडवांस हो चुके हैं तो और प्लेनेट पर भी लाइफ होगी। हो सकता है वो हमसे भी ज्यादा एडवांस हो सकता है वहां पर अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हो कई प्लेनेट पर, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये क्लियरिटी है, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ। अब मैं आपको बताऊं कि अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, ठीक है, आप जैसे कभी, मुझे याद है हम लोग गांव में थे, तो रात के टाइम पर ऐसे खुले आकाश के नीचे एक खाट होती थी, खाट पर बैठते थे और तारे देखते थे, ठीक है। जब कोई तारा टूटता था ना तो कहते थे यार विश मांग, ठीक है, पूरी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो वो टूटता हुआ तारा दिखता था, यार टिमटिमाते, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है, वो टिमटिमाते तारे दिखते थे। तो हमें लगता था देखो वो टूट रहा है, वो आज टूट रहा है, ये आज की घटना नहीं है। वो जो मूवमेंट हो रहे हैं वो सदियों पुरानी घटना है, तुम्हें आज दिख रही है। जो तुम आज देख रहे हो वो एक्चुअल में आज की घटना नहीं है, वो मतलब बहुत पुरानी घटना है, ठीक है। तो सर आज कैसे दिख रही है? एक्चुअल में वो घटना जो घटित हुई ना, वो इतनी दूर हुई है कि वहां से आपकी आइस तक लाइट को ट्रेवल करने में, समझ रहे हो, बहुत टाइम लगा है। यानी ट्राइलियंस, समझ रहे हो, बहुत भाई, मिलियंस नहीं, समझ रहे हो ना, मतलब बहुत टाइम लगा है, मिलियंस ऑफ ईयर कह सकते हो या ट्राइलियंस कह सकते हो, डिस्टेंस पर, इतना बहुत दूरी पर है। वहां से वहां तक लाइट को ट्रेवल करने में बहुत मिलियंस ईयर लग गए, समझना मेरी बात। तो एक्चुअल में लाइट ट्रेवल करके जब यहाँ आएगी आपके आइस तक, तब आपको वो घटना घटित नजर आएगी, ठीक है। आपको लगेगा वो तारा अभी टूटा, वो अभी नहीं टूटा, वो तो पुराने मतलब पास्ट देख रहे हो आप जो देख रहे हो ना आकाश में, एक्चुअल में वो पास्ट देख रहे हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने बिल्कुल सही कहा, कोई भी चीज तभी दिखती है जब रिफ्लेक्शन होता है उससे, उसका, ठीक है। समझना मेरी बात। व्हेन वी लुक एट स्टार ऑन अ क्लियर नाइट स्काई, ठीक है, वी आर इन अ वे लुकिंग बैक इन टाइम। तो एक्चुअल में जब तुम स्टार देख रहे होते हो तो उस समय अपने पास्ट देख रहे हो, प्रेजेंट नहीं देख रहे हैं। बैक इन टाइम आप पास्ट देख रहे हो आकाश के अंदर, ठीक है। और इतनी दूरी पर होते हैं ये सारे के सारे स्टार्स कि उनको हम किलोमीटर और माइल्स में मेजर नहीं करते, उनको स्टेलर डिस्टेंस में मेजर करते हैं, समझ रहे हो। मुझे याद है छोटे थे तो प्रकाश वर्ष करके हमें हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता था कि यहाँ से सूरज की दूरी इतने प्रकाश वर्ष है, ठीक है, लाइट ईयर्स, ठीक है, ठीक है। इसको स्टेलर डिस्टेंस बोलते हैं, स्टेलर डिस्टेंस। ये अब जनरल बातें चल रही हैं, ये वो बातें हैं जो थोड़ा बायोलॉजी से हटके नजर आएंगी आपको। स्टेलर डिस्टेंस क्या होती है, ठीक है, एक तरीके से लाइट ईयर्स को ही स्टेलर डिस्टेंस बोलते हैं। लाइट ईयर्स क्या है? देखो सोचो इतनी दूरी पर ये प्लैनेट्स हैं, हम उनको किलोमीटर माइल्स में मेजर नहीं कर सकते, ऐसे समझो। एक इस लाइट को ट्रेवल करने में एक साल में लाइट जितना ट्रेवल कर पाती है वो डिस्टेंस एक प्रकाश वर्ष है, सिंगल लाइट ईयर। भाई समझ रहे हो, लाइट, आपने सोचो आप देहरादून में बैठे हो, मसूरी कितना ऊंचा है, मसूरी में लाइट जलाई, तुरंत आपको दिखना चालू हो जाएगी, ट्रैवलिंग कितनी फास्ट होती है, सीधा एकदम दिखना चालू हो जाएगी, ठीक है। देहरादून से मसूरी दिखता है ऊपर, ठीक है, पहाड़ पर, ठीक है, तो वहां लाइट जलाई, नीचे दिखना चालू हो जाएगी, इतनी स्पीड है लाइट की, ठीक है। सोचो इतनी हाई स्पीड होते हुए लाइट एक साल तक ट्रेवल कर रही है, इतनी हाई स्पीड होते हुए एक साल में लाइट जितनी डिस्टेंस को कवर करेगी वो एक प्रकाश वर्ष, यानी 1 लाइट ईयर है। तो इन प्लैनेट्स को आप या इन स्टार्स को आप जो देखते हो ना, वो एक्चुअल में लाइट ईयर्स में इसको मेजर करते हैं, ठीक है।
समझ रहे हो? उसको स्टेलर डिस्टेंस बोलते हैं, स्टेलर डिस्टेंस। ये लिखना नहीं है, ये समझ लो बस, एनसीईआरटी की लाइंस हैं, सब एनसीईआरटी की लाइंस हैं। एनसीईआरटी का पैरा ही मैंने लाइंस में कन्वर्ट कर दिया है। इन पे क्वेश्चन बनता भी नहीं है, पर समझना होगा क्योंकि चीजें कनेक्ट हैं। जहां से क्वेश्चन बनेंगे वो ऑलरेडी मैं लिख दूंगा, क्वेश्चन मार्क बना दूंगा, ठीक है। पर चीजें समझी जाती हैं तब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कंसेप्चुअल, ठीक है, कनेक्ट होती है ना। तो स्टेलर डिस्टेंस समझ में आ गई आपको, लाइट ईयर समझ में आ गया, ठीक है। अब आ जाओ, व्हाट वी सी टुडे इन एन ऑब्जेक्ट हु emit light started its journey millions of year back and forms trillions of kilometer away, trillions, आपसे कितना दूर है, trillions of kilometer away and reaching our eyes now, आपकी आंखों तक तो वो अब पहुंचा है। यानी आप जो देख रहे हो वो पास्ट देख रहे हो, प्रेजेंट नहीं देख रहे, ठीक है। और हम सोचो विश मांग रहे होते हैं, समझ रहे हो, बच्चे थे, बच्चे बचपन में तो करते थे क्या, विश मांग ले यार पूरी हो जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप पास्ट देख रहे हो, समझ में आया। However, when we see object in our immediate surrounding, we see them, ठीक है, instantly and hence in the present time, ठीक है। Therefore, when we see stars, भाई आप जो देख रहे हो आसपास वो प्रेजेंट टाइम में देख रहे हो, ठीक है। मैंने आपको देखा, आपने मुझे देखा, वो करंट प्रेजेंट टाइम है, ठीक है। पर जब आप स्टार्स को देख रहे हो, स्टार्स को देख रहे हो, बी apparently are पिपिंग इनटू द पास्ट, एक्चुअल में आप पास्ट पिपिंग में झांक रहे हो, आप एक्चुअल में पास्ट में झांक रहे हो, समझ रहे हो ना। ये समझ में आ गई पास्ट और प्रेजेंट का क्या कंसेप्ट है, ठीक है। जो भी आप स्टार्स, क्योंकि स्टार्स की डिस्टेंस इतनी दूर है, इतना दूर है स्टार्स, ठीक है, जिनको स्टेलर डिस्टेंस या लाइट ईयर बोलते हैं, तो वो लाइट को ट्रेवल करने में मिलियंस ईयर लग जाते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो? हाँ, जो लाइट की जर्नी है मिलियंस ईयर, मैं लिख दे रहा हूँ, टुडे वी ऑब्जेक्ट हुज इमिट द लाइट स्टार्ट इट्स जर्नी मिलियंस ऑफ ईयर बैक। एक्चुअल में वो अपनी जर्नी आज स्टार्ट नहीं किया था, वो लाइट इमिट करना, वो मिलियंस ऑफ ईयर पहले अपनी जर्नी स्टार्ट किया था। प्रेजेंट में हो सकता है उसका अस्तित्व ही ना हो, समझ रहे हो ना। प्रेजेंट में तो उसका अस्तित्व ही ना हो, जो तुम कह रहे हो यार आज देखो ये तारा दिख रहा है, स्टार दिख रहा है हमें, ठीक है, वो पुराना देख रहे हो, पास्ट देख रहे हो, आप समझ गए। सोचो सारा खेल पास्ट पास्ट देख रहे हो पर करंट में देख रहे हो, समझ रहे हो। कहीं ना कहीं लगता है टाइम मशीन वाला कंसेप्ट भी है, मतलब ये सारा खेल है टाइम का, मतलब मैं क्लिकिंग बता रहा हूँ, चीजें हो सकती हैं, चीजें होती हैं, ठीक है, ठीक है। स्टीफन हॉकिंस ने ऐसी बातें नहीं बोली हैं, ठीक है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स समझ में आ गया, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अच्छा, हम्म, अब हम बात करेंगे, अब बात करेंगे, अब डेटा की बात करूंगा मैं, जिस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। हाँ, अब मैं आपसे बात करूंगा डेटा की, जैसे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ, ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ का ओरिजिन कब हुआ, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये थोड़ा कुछ डेटा है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एनसीईआरटी के पहले पैरा में दे रखा है, थोड़ा उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ध्यान रख लो, ठीक है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ध्यान रख लो, ओरिजिन ऑफ अर्थ याद रख लो, ओरिजिन ऑफ अर्थ ये ध्यान रख लो, ठीक है। फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ पूछ सकता है आपसे, ओरिजिन ऑफ लाइफ, तीन चीजें, पहले यूनिवर्स बना होगा, फिर अर्थ बनी होगी, फिर अर्थ पर लाइफ आई होगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चीजें चली हैं, समझ रहा है मेरी बात, स्टेप बाय स्टेप चीजें चल रही हैं। अगर मैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करता हूं, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करता हूं, समझना,
लगभग 20 बिलियन ईयर एगो, लगभग 20 बिलियन ईयर एगो, लगभग 20 बिलियन ईयर एगो यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है। आप समझ रहे हो? एक्चुअल में हमें नहीं पता, एक्चुअल में ये भी हमने किसके बेस पे बताया, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, इस भाई एक्चुअल में यूनिवर्स कैसे बना, क्या रहा होगा, तो कई थ्योरीज हैं इसमें। जो हम जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी मानते हैं, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जो यूनिवर्स बना लगभग 20 बिलियन ईयर एगो, 20 बिलियन ईयर एगो। याद रखना पड़ेगा, इज गॉड एग्जिस्ट? यस, अगर आप विश्वास करते हो तो गॉड एग्जिस्ट करता है, रियल बोल रहा हूं मैं सच कह रहा हूं, सारा खेल विश्वास का है, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारा मानना है, मेरा विश्वास है कि मेरे इस कलम के अंदर गॉड है, ठीक है, तो गॉड है इसके अंदर, तो वो उसका रिफ्लेक्शन मुझे वैसा ही मिलेगा। और साइंस भी कहती है, ठीक है, अगर मैं एनर्जी, गॉड का मतलब है एनर्जी, ठीक है, हम लोग उसको टर्म यूज करते हैं कॉस्मिक एनर्जी, ठीक है, समझ रहे हो भाई? पूरा साइंटिफिकली है गॉड का अस्तित्व, पूरा साइंस है, पूरा कंसेप्ट है। मतलब उस पर डिबेट नहीं कर सकते, मतलब ये कहने की बात नहीं है, ठीक है। आप उसको किसी भी फॉर्म में मानते हो, पर वो एनर्जी है, ठीक है। ठीक है, तो वो एनर्जी है। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई टर्म जो हम लोग लड़ते झगड़ते हैं, ड्रामा चलता है यहाँ पर, ठीक है। सोचो, मतलब ये तो अर्थ है, ठीक है, अर्थ जैसे कितने प्लेनेट होंगे, ठीक है, ना जाने कहाँ कहाँ लाइफ होगी। तो इसलिए एनर्जी है। हमने अपने अपने गॉड को डिवाइड कर लिया है, ये गलत है, ठीक है। एनर्जी है, एक ही है। और सोचो, मतलब एक इंसान बोल रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, अचानक एक क्षण बाद वो एनर्जी उससे बाहर निकलती है, तो वो एक तरीके से डेड बॉडी हो जाता है, इसमें जान ही नहीं है उसके अंदर। तो आखिर क्या निकला उसके अंदर से? कॉस्मिक एनर्जी बाहर निकली, ठीक है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो चीजें हैं यार, ठीक है, समझ रहे हो? कॉस्मिक एनर्जी है, तो कॉस्मिक एनर्जी की फॉर्म में ही चीजें हैं सारी की सारी, ठीक है। जीवन का मतलब ही है कॉस्मिक एनर्जी, ठीक है। चलो खैर, हाँ, 20 बिलियन ईयर एगो अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। अब मैं बात करूंगा, समझना, ओरिजिन ऑफ अर्थ। अर्थ की बात करेंगे तो 4.5 बिलियन ईयर एगो, अर्थ की बात करेंगे तो 4. जनरल डेटा है, 4.5 बिलियन ईयर एगो ये अर्थ का ओरिजिन हुआ, लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। अगर मैं पूछूं ओरिजिन ऑफ लाइफ कब हुआ, 4 बिलियन ईयर एगो, 4 बिलियन ईयर एगो, लगभग 4, ठीक है। या 500 मिलियन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है। लाइफ की बात आएगी तो आप लगाओगे लगभग 4.0 कर देता हूं, 4.0 बिलियन ईयर एगो, या ऐसे भी कह सकते हो, एनसीईआरटी ने दे रखा है, एनसीईआरटी ने दे रखा है इसको भी, और ऐसे पूछा जाता है। 500 मिलियन, 500 मिलियन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। 500 मिलियन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ऐसे भी आप लगा सकते हो उसको। क्लियर है बिल्कुल, यहां तक कोई डाउट? अच्छा, एनसीईआरटी ने एक बात और बोली है, बड़ा स्मार्ट तरीके से एनसीईआरटी बोलती है, 4 बिलियन ईयर एगो लाइफ आई। समझना, अब लाइफ भी दो तरीके की थी। एनसीईआरटी बोलती है नॉन सेलुलर लाइफ और सेलुलर लाइफ, ठीक है, दोनों टर्म दे रखे हैं। एनसीईआरटी ने दे रखा है लाइफ को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, लाइफ को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है एनसीईआरटी ने, नॉन सेलुलर और सेलुलर। सेलुलर लाइफ और नॉन सेलुलर लाइफ। नॉन सेलुलर लाइफ और सेलुलर लाइफ, समझना मेरी बात।
समझना, अगर नॉन सेलुलर लाइफ, देखो बड़ा एनसीईआरटी का भाई समझ ही नहीं आता। एक तो एनसीईआरटी बोल रही है लाइफ आई 4 बिलियन रहेगो, फिर एनसीईआरटी बोल रही है नॉन सेलुलर का भाई 3 बिलियन रहेगो, ठीक है, तो 4 बिलियन रहेगो क्या आएगी, ठीक है। पर एनसीईआरटी का ही डेटा है तो क्या करे, वो खुद ही कंफ्यूज कर रही है, समझा दे रहा हूं मैं, पर लाइन ऐसी पर आएंगी, ठीक है, 3 बिलियन ही रहेगो, 3.0 बिलियन ईयर एगो। और सेलुलर लाइफ का भाई 2 बिलियन ही रहेगो, 2 बिलियन ईयर एगो। अच्छा, नॉन सेलुलर लाइफ में क्या क्या आई होगी, ठीक है, आप कह सकते हो उस समय मतलब जब लाइफ आ रही होगी तो स्टार्टिंग में आदि सागर था, ठीक है, प्रिमिटिव समुद्र या सी, ठीक है, उसमें लाइफ नहीं थी, या कह सकते हो वो मॉलिक्यूल्स बन रहे थे जो लाइफ को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। वो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा था, बन रहे थे, जैसे आप बोल सकते हो कि क्वाइसरवेट्स, माइक्रोस्फीयर, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, तो कह सकते हो जेंट, फॉर्मेशन ऑफ जेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, जो आगे जाके लाइफ को बनाएंगे, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जैसे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, इनका फॉर्मेशन हो रहा था, जिस जो सेल को जो आगे जाके सेल को बनाएंगे। इसलिए नॉन सेलुलर लाइफ, पर लाइफ इसलिए बोला क्योंकि यही आगे जाकर के लाइफ को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। जैसे जैसे नॉन सेलुलर लाइफ में कह सकते हो जेंट मॉलिक्यूल, जेंट मतलब बहुत बड़े, जेंट मॉलिक्यूल, जेंट मॉलिक्यूल जैसे पॉलीसेकेराइड, जैसे लिपिड, जैसे डी एन ए ऑब्लिक आर एन ए, जैसे एटसेट्रा ईटीसी, जैसे प्रोटीन एटसेट्रा, ये सब बन रहे थे, ठीक है, लगभग 3 बिलियन रहेगा। और जब सेलुलर लाइफ की बात आई तो सेलुलर लाइफ में भी दो टाइप की लाइफ थी, ठीक है, एक थी यूनिसेलुलर, एक थी मल्टी सेलुलर। तो सेलुलर लाइफ में भी पहले आई होगी यूनिसेलुलर, फिर आई होगी मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर लाइफ और मल्टी सेलुलर लाइफ, ठीक है, पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा कि किस किस तरीके से इन लाइफ का ओरिजिन हुआ है। हाँ, 500 मिलियन आफ्टर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, यानी समझना मेरी बात भाई, 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ बनी, ठीक है, लगभग 4 बिलियन, यानी बीच में कितना डिफरेंस है, 0.5 का ही तो डिफरेंस है। तो 0.5 बिलियन को हम 500 मिलियन लिख सकते हैं ना, एक ही तो बात है। हाँ, 500 मिलियन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, बिल्कुल सही। हाँ समझ गए ना, हाँ बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइनें बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। पर एनसीईआरटी की लाइनों को मैंने डायग्राम और फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट किया है, जिससे चीजें आपकी बहुत बेहतर तरीके से हो पाए। तो इन चीजों को लिखते भी जाओ कि सबसे पहले यूनिवर्स बना बिग बैंग, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी। भाई इसके लिए तो आज भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देखा होगा कुछ समय पहले जब मैं छोटा था तो न्यूज आती थी कोलोइडल एक्सपेरिमेंट, पृथ्वी तबाह हो जाएगी, साइंटिस्टों ने कोलोइडल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं उस तत्व को जो लाइफ को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो समझ रहे हो, तो ये चीजें चलती रहती हैं और चलती रहेंगी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी, ठीक है। 200 बिलियन ईयर एगो है, कहाँ है 200 बिलियन ईयर एगो भाई, ठीक है, 20 बिलियन ईयर एगो, 200 नहीं है, 20, 20 अपडेट करो दीपक बेटा, अपडेट करो, 20 बिलियन ईयर एगो। चलो, ऑक्सीजन का भाई पूरा बताऊंगा ना यार, अभी अभी तो सिर्फ बेसिक डेटा दे रहा हूं मैं, बिल्कुल मतलब तुम मेरी साथ चलोगे तो फील करोगे इसको, और साथ नहीं चलोगे तो फील नहीं करोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, एक एक करके उठाऊंगा। तो अब हम बात करेंगे, देखो मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्स कैसे बना, तो थोड़ा बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन करूंगा, एनसीईआरटी ने थोड़ा टर्म दे रखे हैं बिग बैंग थ्योरी के लिए, आप समझ रहे हो। हाँ हाँ, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अब, आगे बढ़ो। बिग बैंग थ्योरी,
बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है भाई? अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी एक्चुअल में यूनिवर्स कैसे बना, मतलब ऐसे समझो, मतलब बेसिक तरीके से आप जैसे, जैसे मान लो, जैसे मान लो कोई चीज घुमा रहे हो, आप तेजी से घुमा रहे हो, जब कोई चीज घूमती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से चीजें पास आती हैं, जुड़ना चालू हो जाती हैं, ठीक है? तो बिग बैंग थ्योरी ये कह रही थी कि उस समय एटमॉस्फेयर के अंदर एक बहुत बड़ा गैसेस का क्लाउड था, जिसके अंदर कंटिन्यू रोटेशन चल रहे थे, समझो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कंटिन्यू रोटेशन चल, मतलब समझो एक सॉलिड एंटिटी थी, ऐसे समझो। उस समय यूनिवर्स में क्या था, डस्ट का, गैसेस का, आप समझ रहे हो, मतलब इनका एक क्लाउड था। थोड़ा समझने की कोशिश करना, बीच में सॉलिड पार्टिकल इकट्ठे होते जा रहे थे। कोई चीज घुमाओगे ना, तो जैसे पानी के अंदर तुम कुछ सैंड के, सैंड डाल दो 1 स्पून सैंड, फिर पानी को घुमाओ तेजी से, तो सैंड के जो हैवी पार्टिकल होंगे सेंटर में आ जाएंगे, लाइट पार्टिकल दूर दूर होने चालू हो जाएंगे, ठीक है? सेम वही चीज यहाँ पर हो रही है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, एनसीईआरटी में 20 है, ठीक है? तो सॉलिड एंटिटी सेंटर में थी, सेंटर में थी, और धीरे धीरे इसका साइज बढ़ता जा रहा था, साइज क्या हो रहा था, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, साइज धीरे धीरे क्या हो रहा था, इंक्रीज, और साइज इंक्रीज हो रहा था, और साइज इंक्रीज हो रहा था, ठीक है? साइज धीरे धीरे क्या होता रहा है, इंक्रीज, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, समझना, जब कोई चीज तेजी से रोटेट करती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आसपास की चीजें उसमें जुड़ती जा रही हैं, और धीरे धीरे साइज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, पर एक समय ऐसा आएगा जब साइज अपने चरम पर होगा, ठीक है, अपनी मैक्सिमा पर होगा, तब वो फटेगा, और जब वो फटेगा इसी को बोलते हैं एक्सप्लोजन। तो उस समय ह्यूज, सिंगल ह्यूज, एक बड़ा सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था, जिससे पूरी की पूरी गैलेक्सी या कह सकते हो यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है? तो सॉलिड एंटिटी सेंटर में, ये सॉलिड एंटिटी है, ठीक है? इसके चारों तरफ जो दिख रहे हैं ना आपको, ये सब पार्टिकल्स दिख रहे हैं, साइज बढ़ता जा रहा है, ये सब क्या है? डस्ट हो सकती है, यहाँ पर गैसेस हो सकते हैं, गैसेस प्लस डस्ट, समझ रहे हो? गैसेस और डस्ट कंटिन्यू यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, आप समझ रहे मेरी बात? और गैसेस भी कौन से होंगे, इनर्ट, इनर्ट गैसेस होंगे, ठीक है, इनर्ट गैसेस। अब क्या होगा जब ऐसा कंडीशन आएगी और साइज धीरे धीरे क्या कर रहा है, इसका इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज, साइज बढ़ रहा है, जब साइज बढ़ेगा कंटिन्यू साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंटर में लगता जा रहा है, सॉलिड एंटिटी सेंटर में आती जा रही है, साइज कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, ठीक है? इससे क्या होगा, एक समय आएगा जब ह्यूज, एनसीईआरटी का टर्म है ह्यूज, सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन, ऐसे एनसीईआरटी की लाइन लिख देता हूं मैं, सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन, एक सिंगल बड़ा सा धमाका हुआ, इसी को बोलते हैं बिग बैंग। बिग बैंग का मतलब ही होता है बड़ा धमाका, बिग बैंग, बिग बैंग, बड़ा धमाका हुआ, समझना, धीरे धीरे बड़ा धमाका हुआ, और बड़ा धमाका होते ही ये बिखर गया पूरे ब्रह्मांड में, ये बिखर गया, मैं कुछ बना के दिखा दे रहा हूं, पूरे ब्रह्मांड में ये बिखर गए पार्टिकल्स, ये गैसेस के क्लाउड्स, डस्ट पार्टिकल्स एक्सेट्रा, पूरे ब्रह्मांड में ये बिखर गए, पूरे ब्रह्मांड में ये बिखर गए एक्सप्लोजन की वजह से। बिखरने के बाद क्या हुआ, इनके अंदर भी सेम वही मैकेनिज्म चालू हो गई, सॉलिड एंटिटी सेंटर में आ गई, सॉलिड एंटिटी, भाई कोई चीज घूमेगी तो सॉलिड पार्टिकल सेंटर में आ ही जाएंगे, सॉलिड एंटिटी सेंटर में आ गई, और लाइट पार्टिकल उसके अराउंड चीजों को बनाना चालू कर दिए, समझ रहे हो? इनको बोलते हैं, इनको बोलते हैं निब्यूली, निब्यूली जो आगे जाकर के पूरी गैलेक्सी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है? इनको क्या बोलेंगे, आप बोल सकते हैं निब्यूली, आप समझना, निब्यूली, निब्यूला,
निब्यूली मतलब पूरे सबको मिला के निब्यूली, और सिंगल को निब्यूला बोलते हैं, ठीक है, निब्यूली बोलते हैं, जिसके अंदर सेम वही चीज है, ठीक है, सॉलिड एंटिटी सेंटर में है, ठीक है, गैसेस प्लस डस्ट पार्टिकल उसके अराउंड हैं, और आगे जाकर के यही निब्यूली किसको बनाते हैं, यूनिवर्स को। और कितने होते हैं निब्यूली, एक दो निब्यूली नहीं है, मिलियंस, मिलियंस निब्यूली बने, मिलियंस निब्यूली बने, जिन्होंने आगे जाकर के पूरे यूनिवर्स को बनाया। इन्होंने ही आगे जाकर के पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन किया, समझे या नहीं समझे, इन्होंने ही आगे जाकर के यूनिवर्स का फॉर्मेशन किया, ठीक है। अब समझना थोड़ा सा, मैं एक एक निब्यूली को बाहर निकाल रहा हूं, या उसमें से भी समझने की कोशिश करना। आप उन निब्यूले में, जो निब्यूली थे जो आगे जाकर के क्या बना रहे हैं, पूरा का पूरा मतलब उन निब्यूले में भी मतलब गैलेक्सी है, निब्यूली का मतलब है गैलेक्सी, ठीक है, निब्यूली को आप गैलेक्सी बोल सकते हो, निब्यूली का मतलब एक सिंगल गैलेक्सी, ठीक है, समझ रहे हो। उस गैलेक्सी में भी मैं अपने सोलर सिस्टम की बात करता हूँ, उसमें हम लोग मतलब पूरा स्टडी करते हैं सोलर सिस्टम, जिसमें अपने सोलर सिस्टम में भी अपने प्लेनेट की बात करता हूँ, अर्थ की, ठीक है। तो अर्थ की अगर मैं बात करूं, अर्थ नजर आ रही है, कहीं आ रही है, हम अपने सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसमें अर्थ की बात कर रहे हैं, तो अर्थ में क्या हो रहा होगा, सेम चीज अर्थ में हो रही थी, सेम चीज यहां पर हो रही थी अर्थ में, ठीक है। अर्थ में भी क्या था, सेंटर में कोर थी, कोर के अंदर हीट बहुत ज्यादा थी, कोर में हीट बहुत ज्यादा थी, पता है ना, मेंटल लावा सेंटर में होता है, सॉलिड एंटिटी बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर, पता है ना आपको, जितना भी मेटल्स होता है सब अंदर है, लावा की फॉर्म में मेटल्स, और धीरे 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 इसके अराउंड लाइट चीजें बनना चालू हो गई, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, यहाँ का टेम्परेचर कम था, अंदर का टेम्परेचर ज्यादा था, भाई एक तरफ टेम्परेचर कम है, एक तरफ टेम्परेचर ज्यादा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, क्या आ गया, टेम्परेचर डिफरेंस। ये कोर है, ये अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट है, तो अर्थ क्रस्ट और कोर में क्या आया, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या हुआ, आपको पता है ना, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी फटते हैं, क्यों फटते हैं ज्वालामुखी, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। अब टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये फटेगा, फटेगा तो ये मेंटल बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा, फटा, ज्वालामुखी फटा, वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, और धीरे धीरे ये ठंडा होता जा रहा है, ठंडा होता जा रहा है, और अर्थ की क्रस्ट बन रही है, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो कहीं ना कहीं इसने भी अर्थ क्रस्ट को बनाने में अपना योगदान दिया, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, समझ रहे हो, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं, वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थ क्रस्ट, और धीरे धीरे वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से अर्थ क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। जब वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं तो नो डाउट ये मेंटल तो निकल ही रहा है, पर साथ में कुछ गैसेस भी निकलते हैं यहाँ पर, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन में क्या क्या निकलता है, जैसे यहाँ पर
ठीक है, हाइड्रोजन निकल रही होगी, यहाँ पर CH4 मीथेन निकल रही होगी, यहाँ पर NH3 अमोनिया निकल रही होगी, वाटर वेपर्स होंगे, वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स निकल रहे होंगे, ठीक है। जब वॉल्केनिक eruption हो रहा था, सॉलिड एंटिटी लावा की फॉर्म में बाहर निकल रही थी, तो अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर जैसी चीजें धीरे 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 बाहर निकल रही थी। इससे क्या हुआ, इससे आगे जाकर के इससे आगे जाकर के वही अर्थ की तो कोर तो समझ में आई गई आपको, कोर थी, और कोर और क्रस्ट के बीच में पूरा, ठीक है कोई नहीं, कोर में तो क्लियर ही है, मंटल लावा है, भरा पड़ा है। और धीरे धीरे यहाँ पर अर्थ के चारों तरफ धीरे धीरे प्रिमिटिव, एक प्रिमिटिव टर्म यूज किया गया है, एटमॉस्फेयर तो नहीं बोल सकते, पर मैं क्या बोलूं, अभी प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर टर्म लगा सकता हूं। धीरे धीरे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के अंदर यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस मीथेन, अमोनिया NH3 प्लस मीथेन CH4 प्लस वाटर वेपर, ये सब बनने लगे। इसको आप प्रिमिटिव, प्रारंभिक, प्रारंभिक वातावरण, पर वातावरण नहीं है एक्चुअल में, वातावरण तब बना जब साइनोबैक्टीरिया आए, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, साइनोबैक्टीरिया आ गए तब जाकर के वातावरण बना, ठीक है, आप समझ रहे हो। हाँ, साइनोबैक्टीरिया आए, रेड ड्राफ्ट क्या बोल रहे हो, हाँ चलो, ठीक है। तो ये सब इसको बोल सकते हो प्रिमिटिव एटमोस्फियर, कहीं क्वेश्चन पूछा गया है, प्रिमिटिव। पर एटमोस्फियर नहीं है, पर प्रिमिटिव एटमोस्फियर, यहाँ ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में एब्सेंट है, ऑक्सीजन एब्सेंट इन फ्री फॉर्म, ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं है, इसीलिए प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर टोटली कैसा होगा, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग ये क्वेश्चन आता है, रिड्यूसिंग था, अभी ऑक्सीडाइजिंग नहीं था, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग तब होगा जब क्या आएगा यहाँ पर, क्या आएगा यहाँ पर, ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन आएगी तब चीजें ऑक्सीडाइज होंगी, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है यहाँ पर, टोटल रिड्यूसिंग कंडीशन है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है, समझ रहे हो, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग टाइप का था, ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं थी क्योंकि वाटर वेपर्स थे, ठीक है, ये सब निकल रहे थे, वॉल्केनिक इरप्शन से अर्थ क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, बेसिक एनसीईआरटी के 2 पैरा मुझे समझाने थे, वो समझ में आया नहीं आया, बहुत बेसिक सी बातें बताई हैं अभी मैंने, कुछ डेटा बताया है कि यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ, अर्थ का ओरिजिन कब हुआ, ठीक है, अर्थ पर लाइफ कब आई, लाइफ में भी पूछा जाए कि नॉन सेलुलर कब आई और सेलुलर कब आई, ठीक है, सेलुलर में भी आगे जाकर के पहले यूनी आई थी फिर मल्टी सेलुलर आई थी, जो मैं बताऊंगा आगे आपको, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया नहीं आ गया, आज बिल्कुल बेसिक लेके चल रहा हूँ, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक है, कि किस तरीके से चीजें बनी, चलो ये समझ में आया। अब बात करेंगे कुछ थ्योरीज के बारे में, बताऊंगा मैं, थ्योरीज टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ लाइफ, कुछ थ्योरीज हैं जो ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करती हैं, पर डिस्कार्डेड है, समझ रहे हो, पर दे रखी है यार तो पढ़नी तो पड़ेंगी, पर इनका कोई ना हाथ है ना कोई पैर है, ठीक है, समझ लो। जैसे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, भाई हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, अगर मैं हिंदू माइथोलॉजी की बात करूं या जो बच्चे क्रिश्चियन माइथोलॉजी को बिलोंग करते हैं, तो बहुत पुरानी माइथोलॉजी की बात करें तो ये लोग अपनी, देखा होगा कि उसमें लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, मैं भी सुनता आ रहा हूँ कि अर्थ पर, अर्थ कैसे बनी, यूनिवर्स मतलब अर्थ कैसे बनी, जीवन कैसे आया, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, ठीक है, तो उसमें ब्रह्मा जी सृष्टि रचयिता थे, ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने श्रद्धा और मनु को बनाया, श्रद्धा और मनु, ठीक है, और श्रद्धा और मनु की 7 संतानें हुई, सप्त ऋषि जिनको बोलते हैं, और उन 7 संतानें जो थी इनकी, उन्हीं के हम सब, मतलब वो मतलब एक तरीके से उन्हीं से हम सब बने हैं, ठीक है। इस तरीके की चीजें हम लोगों ने मतलब सुनी है किसी से, पर अब साइंटिफिकली तो चीजें है ही नहीं, समझ गए ना मेरी बात।
तो साइंस इस चीज को नहीं मानती, साइंस मांगती है प्रूफ, समझ रहे हो, एविडेंस। ऐसी बातें हम नहीं समझ पाते कि एविडेंस क्या है ये बताओ, ठीक है, कि वाकई में ऐसा है। तो इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ऐसे ही बाइबल में लिखा हुआ है, ठीक है। बाइबल के हिसाब से कि समझ रहे हो गॉड ने सृष्टि की रचना की, ठीक है। तो ये सब अपनी अपनी थ्योरीज है, पर इनका कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए ये डिस्कार्डेड थ्योरी है, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, सेकंड थ्योरी की बात कर रहा हूँ, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना। कैटास्ट्रोफिज्म को बोलते हैं हम प्रलयवाद, प्रलयवाद। अब समझना, ध्यान समझना, अगर आपने लेटेस्ट न्यूज सुनी हो मार्स पर, कि मार्स पर पहले जीवन था पर अब जीवन नहीं है मार्स पर, मंगल ग्रह पर, ठीक है। कहा गया कि मार्स पर जब जीवन था तो वहां की सभ्यता हमारी सभ्यता से बहुत ज्यादा एडवांस थी। वहां एटम बॉम्ब के अलावा हाइड्रोजन बॉम्ब से भी बहुत पावरफुल, समझ रहे हो ना, चीजें आ गई थी। जब पावर जब जहां आती है तो वहां पावर के लिए लोग युद्ध करते हैं, लड़ाइयां होती हैं, ठीक है, और विनाश होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो पावर को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज कर पाते हैं, बहुत कम, ठीक है। देखा होगा भाई, जो भी युद्ध हुए हैं अब तक, जितने भी हुए हैं, सब पावर, पावर, ठीक है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म की बात कर रहा हूं। तो कहा जाता है कि मंगल ग्रह पर भी यही कुछ हुआ, जिसमें मतलब पूरा मंगल ग्रह तबाह हो गया, खत्म हो गया, ऐसे एविडेंस मिलते हैं, एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने, ठीक है, समझ रहे हो। और अर्थ पर भी अगर इस बार युद्ध हुआ, ठीक है, खुल करके, जिसमें एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब जैसी चीजें चलेंगी, तो अर्थ भी सेम मंगल ग्रह जैसी हो जाएगी, ठीक है, मार्स जैसी हो जाएगी, ठीक है। पर एक सोचने वाली बात है कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी के अंदर, ठीक है, इसको प्रलयवाद बोलते हैं, ठीक है। ये थ्योरी बोलती है समय समय पर प्रलय आती है, समय समय पर प्रलय आती है, कुछ जीव बचते हैं, जो बचते हैं वो फिर से इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक मूवी आई थी 2012, ठीक है, ये शायद डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, इनमें से कोई एक मूवी थी, आपने देखी होगी, 2012 या डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। उसमें अर्थ का विनाश दिखाने की कोशिश किया उन्होंने, और उन्होंने एक बहुत बड़े बड़े चाइना में स्पेशली एवरेस्ट, जो भाई एवरेस्ट की चोटियां हैं वो चाइना और इंडिया को विभाजित करती हैं, सेंटर में होती हैं। तो वहां पर उन्होंने कुछ बड़े बड़े शिप बनाए हैं, 4 शिप, ठीक है, और उसमें दिखाने की कोशिश की है कि टेम्परेचर वेरिएशन हुआ, जगह जगह वॉल्केनिक eruption हुए, और अर्थ का नाश विनाश नष्ट होना चालू हो गया, ठीक है। और ये होने वाला था बहुत जल्दी, लोग साइंटिस्टों को पता था, तो साइंटिस्टों ने वो शिप बनाने चालू कर दिए, उन शिप्स के अंदर लोगों को इकट्ठा किया, ठीक है। जो लोग शिप में थे वो बचेंगे, वो आगे जाके नई स्पीसीज, नई मतलब नई जनरेशन को फिर से बनाएंगे, ठीक है। ये उसका मोटिव था उस मूवी का, ठीक है। और अगर आप बाइबल की थ्योरी पढ़ोगे तो बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है कि समय समय पे प्रलय आती है, कि बाइबल में लिखा हुआ है कि गॉड की आकाशवाणी हुई ऊपर से कि हे मनुष्य, कुछ अच्छे लोगों को गॉड ने सेलेक्ट किया और उनसे कहा कि एक बड़ी सी शिप, नौका बनाओ, जिसमें हर एक जीव जाति को रखो, ठीक है, क्योंकि प्रलय आएगी और सारे लोग मारे जाएंगे, वही बचेंगे जो उस नौका में होंगे, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के चयन करना है, ठीक है, और वो आगे जाकर नई स्पीसीज या आगे इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये बाइबल में भी लिखा है, यानी कहीं ना कहीं चीजें क्लिक करती हैं। और एक चीज और, मैं उस युग की बात कर रहा हूं जब जीवन नहीं था, ए जॉइक मतलब वो युग जिसमें जीवन नहीं था। उस युग की रॉक्स, चट्टाने, ठीक है, पढ़ाऊंगा उसमें चट्टानों में कैसे आप फॉसिल मिले हैं हमें, फॉसिल, जीवाश्म, ऐसे फॉसिल जो मतलब उस समय जब जीवन नहीं था तब फॉसिल मिल रहे हैं। और किसके फॉसिल मिल रहे हैं? जेंट ऑर्थोपोड, बड़े बड़े ऑर्थोपोड, जेंट ऑर्थोपोड के फॉसिल मिल रहे हैं। यार जेंट ऑर्थोपोड के फॉसिल क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि यानी जीवन पहले था, पर प्रलय आई और जीवन नष्ट हो गया, ठीक है, और फिर से जीवन चालू हुआ। और अभी लेटेस्ट देखा होगा कि कई साइंटिस्टों ने कई आइलैंड्स पर एटॉमिक एक्सप्लोजन किए हैं, फिर उसमें देखा गया कि वहां कौन बचता है, कॉकरोच और माइस के बचने की प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है। और कॉकरोच की अगर बात की जाए तो ये रेडिएशन को मतलब झेलने में सक्षम है। कॉकरोच कुछ भी खा लेते हैं, कॉकरोच धरती के बहुत अंदर तक रहते हैं, जहां कोई सरवाइव नहीं कर सकता वहां कॉकरोच सरवाइव कर सकते हैं। यानी कॉकरोच के सरवाइव करने की प्रोबेबिलिटी अब भी ज्यादा है। अगर एटॉमिक वॉर हुआ तो कॉकरोच के सरवाइव करने की प्रोबेबिलिटी अभी भी ज्यादा है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये थ्योरी कहीं ना कहीं मतलब मान सकते हो कि हो सकता है कैटास्ट्रोफिज्म होता हो। तो एक लाइन है, समझनी होगी आपको,
और थ्योरी ऑफ पेनिस्पर्मिया, कॉस्मोजॉइक थ्योरी बोलते हैं। जैसे अब साइंटिस्ट क्या लगे हुए हैं, साइंटिस्ट एक ऐसे सीड बना रहे हैं जो मार्स पर स्प्रेड किए जाएंगे, ठीक है, मार्स पर डाले जाएंगे और वहां की कंडीशन के अकॉर्डिंग वो सीड जर्मिनेट करेंगे और धीरे धीरे उस मार्स पर ऑक्सीजन रिलीज करेंगे जिससे कि इंसान वहां पर जाकर के रह सके। वापस मार्स को अर्थ की तरह बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उस पर स्टडी चल रही है, ठीक है। तो साइंटिस्टों के दिमाग में आया क्यों ना ऐसा, कहीं ऐसा ना हो अर्थ पर भी कुछ ऐसा हुआ हो। थ्योरी ऑफ पेनिस्पर्मिया, कॉस्मोजॉइक थ्योरी, यानी अर्थ पर जो जीवन है वो अर्थ पर नहीं था, वो किसी और प्लेनेट से आया, कॉस्मिक डस्ट की फॉर्म में आया, बाहर से आया, आउटसाइड से आया, ठीक है। अर्थ पर जीवन बाहर से आया, समझना मेरी बात। जैसे मेटेरॉइड्स होते हैं, उल्का पिंड, ठीक है, उल्का पिंड तो पता है आपको बाहर से आते हैं, तो हो सकता है उल्का पिंड आए हो अर्थ पर, उनमें कोई जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उनसे आगे जाकर के लाइफ का ओरिजिन हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है भाई, क्योंकि चीजें पता ही नहीं है। इसी को हम थ्योरी ऑफ पेनिस्पर्मिया या कॉस्मोजेक थ्योरी बोलते हैं। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट कम फ्रॉम आउटसाइड। अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट ऑफ लाइफ, वो स्पोर्ट्स बोलते हैं, क्योंकि लाइफ जो है ना वो स्पोर्ट्स की फॉर्म में आई है। कुछ ग्रीक साइंटिस्ट हैं जो थोड़ा सोचते हैं इन चीजों के बारे में, बोलते हैं कि लाइफ जो है वो स्पोर्ट्स की फॉर्म में आई है, ठीक है। वे आर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लेनेट इंक्लूडिंग अर्थ, अर्थ पर भी उसी की फॉर्म में आई है, ठीक है। पेनिस्पर्मिया, पेनिस्पर्मिया समझना, इज स्टिल अ, ठीक है, फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स। कई साइंटिस्टों का फेवरेट आइडिया है पेनिस्पर्मिया, ठीक है, समझ रहे हो, पेनिस्पर्मिया यानी पेनजीन की फॉर्म में, स्पोर्ट्स की फॉर्म में लाइफ किसी और प्लेनेट से आई। अब थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। यार इस थ्योरी को पढ़ के तुम्हें हंसी आएगी, ठीक है। अब सुनो इसको, ए बायो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस बोलते हैं, यानी बायोलॉजिकल कोई है ही नहीं इसमें, मतलब ना हाथ है ना पैर है, पर फिर भी थ्योरी है, ठीक है। सुनो, एक बार अरस्टोटल, अरस्टोटल नहीं अरस्तु, आपने सुना होगा, केमिस्ट्री में सुना होगा, फिजिक्स में सुना होगा अरस्तु, बायोलॉजी में सुना होगा अरस्तु, ठीक है, अरस्टोटल। तो यार मैं छोटा था, कहता है यार अरस्तु ये सब जगह आते हैं यार, ये क्या थे, फिजिक्स में काम करते थे, केमिस्ट्री में काम करते थे, बायोलॉजी में काम करते थे, ठीक है। तो एक्चुअल में ये एक दार्शनिक थे, फिलोसफर, ठीक है। फिलोसफर क्या करते हैं, ये घुमक्कड़ जिज्ञासा के होते हैं, इनके पास घोड़ा था, बैठते थे और घूमते थे। कहते ना पहले के टाइम पर कि इसने दुनिया देखी है, इसने दुनिया देखी है, ये जो बोल रहा होगा उसका सही बोल रहा हो, ठीक है। क्योंकि पहले के टाइम पर इतने साधन नहीं थे मूव करने के, तो लोग गांव में ही रहते थे, ज्यादा से ज्यादा अप्रोच क्या होती थी, एक गांव से दूसरे गांव। मुझे अभी भी याद है, पहले जो शादियां होती थी आसपास के गांव में होती थी और बारात बैलगाड़ियों से जाती थी, ठीक है। बारात को पहुंचने में 2 से 3 दिन लगते थे। एक अटेंड की थी ऐसी शादी मैंने, मुझे छोटे पे याद है, जंगल से होती हुई जा रही है, फिर एक पड़ाव डलता था, उस पड़ाव में फिर मतलब लोग मौज करते थे खूब, मतलब खाना पीना पहले से लोड होके जाता था बैलगाड़ियों में, ठीक है। और शादियों में जो लड़के को दी जाती थी, साइकिल दी जाती थी, मुझे अभी भी याद है, ठीक है। साइकिल तो ब्लैक कलर की साइकिल चलती थी, तो एक को ग्रीन कलर की साइकिल मिली थी, वाह ग्रीन कलर की साइकिल मिली है इसको, मतलब एडवांस चीज मिली है थोड़ा, समझ रहे हो ना। तो उस युग से सोचो आज कहाँ आ गया है, मतलब मतलब फोन वो खर खर वाले फोन हुआ करते थे, वो भी बड़ा मतलब बहुत बाद में आए थे, ठीक है। समझ रहे हो, घर पे तो लगे ही नहीं होते थे, ठीक है। एसटीडी बूथ पे जाते थे, लाइन लगाते थे, ठीक है। फिर समय आया कि भाई एक पड़ोसी ने फोन लगवा लिया। अब पड़ोसी से सोचो उस फोन के चक्कर में उसके कितने मतलब समझ रहे हो नखड़े सहन करने पड़ते थे। अगर किसी का फोन आता था तो पड़ोसी बोलता था नहीं इतने बजे आएगा, ठीक है। फिर बाहर गेट पे खड़े इंतजार करते थे कब जो बुलाएगा, कब फिर फोन, समझ रहे हो ना, बड़ा मतलब उस समय, उस समय मुझे अभी भी याद है वो एक वाकया। मुझसे कहा गया कि फ्यूचर में ऐसे टेलीविजन या टीवी आएंगे, टीवी मुझे याद है, एक छोटी सी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, जिस गांव में हम थे उस गांव से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर एक गांव हुआ करता था, ठीक है, ठीक है, 3 से 4 किलोमीटर। तो उस समय रामायण आती थी, ठीक है। तो मतलब एक क्रेज था रामायण देखने का। तो संडे वाला दिन होता था और शायद 9 बजे आती थी, ऐसा कुछ था। तो मतलब गांव के लोग, मतलब 3 4 किलोमीटर गांव में खेतों में से होते हुए, बहुत मतलब एक लंबा दूरी होती थी। तो समझ रहे हो उस खेतों में से होते हुए मतलब कहाँ जा रहे हैं, रामायण देखने जा रहे हैं। उस समय रामलीला हुआ करती थी, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, प्रॉपर तरीके से स्टेज सजते थे। मतलब वो दिन यार अजीब थे, पर आज की जो लाइफ है ना वो बेकार लाइफ है, ठीक है, देखा जाए। उस लाइफ में लोग क्रिएटिव थे, ठीक है। आज की लाइफ तो बर्बाद होती जा रही है क्योंकि बच्चों में फोन का एडिक्शन हो चुका है और ये रेडिएशंस बर्बाद करते जा रहे हैं ब्रेन को, ठीक है।
डेंजरस, बहुत डेंजरस कंडीशन हो रही है, ठीक है। चलो खैर क्या करें, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो सोचो टीवी, तो उस समय मुझसे किसी ने कहा कि फ्यूचर में टीवी ऐसी आएंगी कैलेंडर की तरह टांग दिया करोगे। मुझे हंसी आती थी, मुझे यार ऐसा कैसे हो सकता है, जो बड़े लोग होते थे, मतलब नहीं नहीं होगा, फ्यूचर में टेक्नोलॉजी आएगी, वो टीवियां टांगी, मतलब दीवार पर आप टीवी को टांग टांग सकोगे, क्योंकि टीवियां इतनी मोटी मोटी होती थी, ठीक है। दो लोग टीवी को उठाते थे और उठा करके टेबल पर रखते थे, गांव वाले सामने बैठते थे दूर दूर तक, ठीक है, तरपाल बिछा, जिनमें कुछ भी नहीं है वो धरती पर ही बैठ जाते थे, ठीक है, और बड़े इंटरेस्ट से रामायण देखते थे, और महाभारत रामायण जो आती थी उस समय, ठीक है, फिर देख करके फिर निकल लेते थे वापस। सोचो 3-4 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं, फिर देख रहे हैं। और टीवी किसके यहाँ हुआ करती थी, गांव का जो प्रधान होता था, मतलब सरपंच प्रधान, उसके यहाँ होती थी, तो उसका काम था इस व्यवस्था को मेंटेन करना। समझ में आया? सोचो वो समय से ये समय बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप समझ रहे हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अभी जस्ट मैं देखता ही जा रहा हूँ, ठीक है, अभी से अभी में इतना चेंज आ रहा है, पता ही नहीं क्या। सोचो कभी सोचा भी था कि ऐसा पढ़ाएंगे कि तुम हिंदुस्तान के कोने कोने में बैठे होगे, यहाँ हम पढ़ा रहे होंगे और तुम उस चीज को समझ रहे होगे, ठीक है, हम एक दूसरे की शक्ल देख करके पढ़ा पाएंगे, पहले फोन सुनना ही बहुत बड़ी बात थी, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये सब यही एवोल्यूशन है, यही एवोल्यूशन है, समझ रहे हो, यही एवोल्यूशन है, ठीक है। तो उसी की बात करूं, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। तो जो अरस्तु थे, वो ऐसे घुमक्कड़ जिज्ञासा के थे, क्योंकि आम आदमी एक गांव तक ही सीमित था, एक गांव, दो गांव, तीन गांव, चार गांव, पांच छह गांव, बस, ठीक है, इतनी अप्रोच होती थी, ठीक है। हर गांव के पास में एक छोटा सा शहर टाइप का कस्बा होता था, वहां से चीजें मिल जाती थी, फिर वापस गांव में इंसान आ जाता था, ठीक है। यही लाइफ थी, यही जीवन था, पर शायद ज्यादा हेल्दी था, ज्यादा बेटर था, ठीक है, समझना मेरी बात। तो उस समय अगर कोई दार्शनिक, दार्शनिक का मतलब है ऐसा इंसान जो मतलब अपने घोड़े से, काम ही उसका है घूमना, वो बोलता था तो उसकी बात पर बिलीव किया जाता था। तो अरिस्टोटल जो थे, अरस्तु, वो दार्शनिक थे, फिलोसफर, ठीक है। तो एक दिन वो नील नदी के किनारे बैठे हुए थे, रात का टाइम था, सो गए। सुबह उठे तो अचानक से रात के टाइम पर नील नदी के किनारे कुछ भी नहीं था, एकदम प्लेन थी, पानी की लहरें थी, प्लेन प्लेन थी एकदम। सुबह उठे तो देखा नील नदी के किनारे घड़ियाल, मतलब क्रोकोडाइल, ठीक है, और टर्टिल जैसे कई जीव वहां पर नील नदी के किनारे किनारे पड़े हुए हैं, बहुत सारे, ठीक है। ये कहां से आ गए अचानक, ठीक है। तब उन्होंने कहा, दिमाग लगाया, ऐसा तो नहीं कि सनलाइट जब नील नदी के कीचड़ पर पड़ती है तो ये अचानक से पैदा हो जाते हैं स्पॉन्टेनियसली, इसलिए इसको थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस, अचानक से पैदा हो जाते हैं, जिसके ना हाथ है ना पैर है, ठीक है, इसलिए इसको एबायोजेनेसिस बोलते हैं, एबायोजेनेसिस, कोई बायोलॉजिकल तत्व ही नहीं है। तो भाई ठीक है, अरस्तु ने बोला, तो जहां गए तो उन्होंने बताया लाइफ कैसे बनी, ठीक है, नील नदी के किनारे या नील नदी के कीचड़ पर जब सनलाइट पड़ती है तो उससे चीजें बनती हैं जो पूरी अर्थ पर पाई जाती हैं, ठीक है। लोगों ने माना, ठीक है, इसकी बात को जैसे नहीं, जैसे मैंने कहा कि उस गली में मत जाना, उस गली के अंदर जब जाओगे तो पीछे से आवाज आएगी, कहाँ जा रहा है, तो जब आप गए तो आपको ऐसा मतलब इल्यूजन होने लगा, यार हाँ आवाज आ रही है, और आपने कहा हाँ एमडी सर ने बोला था यार आवाज आई थी मुझे, आपने और उसको मेरी थ्योरी को मजबूत कर दिया। तो ऐसे ही वॉन हेलमोंट थे, ठीक है, वॉन हेलमोंट ने पसीने से भीगी हुई शर्ट को और गेहूं की बाली को साथ साथ एक जगह बोरे पर डाल दिया, ऐसे ही, ठीक है, गेहूं के बोरे पर डाल दिया। तो अचानक से 21 दिन बाद वहां पर उनको चूहे देखने को मिले, माइस, समझ रहे हो, पसीने से भीगी हुई शर्ट और गेहूं की बाली, यानी पूरा स्टेम होता है, उसको एक साथ डाल दिया, वहां चूहे देखने को मिले। अरे नहीं, वाह, ये बात बिल्कुल सही, ये चूहे पैदा हुए हैं अचानक से, स्पॉन्टेनियसली जनरेट हुए हैं, ठीक है। यानी अरिस्टोटल ने जो बोला था वो सही बोला था, अरस्तु साहब ने, कि यार अचानक से कोई चीज पैदा होती है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थ्योरी बड़ी फेमस हुई, लोगों ने कहा अचानक चीजें पैदा हो जाती हैं, ठीक है, वॉन हेलमोंट जैसे लोगों ने सपोर्ट किया इस थ्योरी का, ठीक है, आप समझ रहे हो, समझ में आया नहीं आया? हाँ, तो ये समझ में आ गया, अरिस्टोटल और वॉन थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। बाद में इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ने, जो मतलब बहुत मैं कह सकता हूँ एडवांस थ्योरी, एडवांस तो नहीं ऐसे बोलोगे, देखो यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे, समझना, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं इनको, लुईस पास्चर, मतलब इसीलिए इनका नाम बहुत फेमस हुआ क्योंकि इन्होंने, इनके दोनों बेटों की डेथ, शायद बेटे दो बच्चे थे इनके, उनकी डेथ माइक्रोबियल डिसीज से हुई थी। तो मतलब ये बहुत टूट गए थे, मतलब इन्होंने अपने को डोनेट कर दिया, मतलब समाज के लिए। तो अब ऐसा इंसान जो अपने को डोनेट कर रहा है समाज के लिए, जिसका कोई अपना
प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं है, बस जो करना है समाज के लिए करना है, तो ऐसे लोगों की बात क्यों नहीं कोई मानेगा जिसका अपना खुद कुछ है ही नहीं अस्तित्व। तो लुईस पास्चर इसलिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहे जाते हैं, क्योंकि फिर ये मतलब ऐसे ही केस हुआ था, तो ये माइक्रोबायोलॉजी में इतने ज्यादा तल्लीन हो गए थे और इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरी कर डाली आज की डेट में, ठीक है। तो लुईस पास्चर ने ही इस थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को डिस्कार्ड किया था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के थ्रू, ठीक है। इनका पूरा एक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। सेम एक्सपेरिमेंट और साइंटिस्टों ने भी किए थे, जैसे फ्रांसिस्को रेडी ने किया था, स्पेलिन जेनी ने किया था, अपने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे। और उन्होंने प्रूव किया कि लाइफ से ही लाइफ आती है, अचानक से कोई यूं ही स्पॉन्टेनियस जनरेट नहीं होता, समझ रहे हो। लाइफ से ही लाइफ आती है, ओमनीज वाइवम एक्स विवो, ओमनीज वाइवम एक्स विवो, लाइफ से लाइफ क्रिएट होती है, अचानक स्पॉन्टेनियसली कोई जनरेट नहीं होता, ठीक है। उसको प्रूफ दिया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, समझ रहे हो। क्या प्रूफ दिया समझो, दो तीन लाइनें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, देख लो उसको। द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज डिसप्रूव्ड बाय मैनी साइंटिस्ट, ठीक है। आपको याद रखना है यहाँ पर एक ही का नाम, लुईस पास्चर। और भी थे नो डाउट, फ्रांसिस्को रेडी भी थे, स्पेलिन जेनी भी थे, इनके एक्सपेरिमेंट हम पहले लिखाते भी थे पर जरूरत नहीं है, ठीक है। और इन्होंने प्रूव किया कि ओमनीज वाइवम एक्स विवो, लाइफ से ही लाइफ, लाइफ से ही लाइफ, यानी कह सकते हो फॉर्म फ्रॉम न्यू ऑर्गेनिज्म कैन बी फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन, किसी पहले से उपस्थित से ही नए ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं, अचानक से स्पॉन्टेनियसली कोई पैदा नहीं हो जाता। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे। हाँ, समझना, कोई यूं ही पैदा नहीं हो जाता, लाइफ से ही लाइफ बनती है, लाइफ से ही लाइफ बनती है, समझ रहे हो। हाँ बेटा यही है, ठीक है। ओमनीज वाइवम एक्स विवो, जैसे एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी खोल के बैठ सकते हो, ठीक है। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जैसे जैसे क्वेश्चंस आए हैं उसी तरीके से मैं लिखा रहा हूँ, ये चीजें समझ पाओ आप, ठीक है। जो मेन सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी थी, थ्योरी ओपन इन हेल्डन थ्योरी, जो मैं डिटेल में बताऊंगा उसको, बट ये समझो कि थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस डिस्कार्डेड बाय या डिसप्रूव्ड बाय, तो आप बोलोगे लुईस पास्चर, ठीक है। इन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट किया था, पूरा एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं मैं इसका। अब लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट देखो, अरे भाई मार्कर कहाँ गया। लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट देखो, लुईस पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने एक फ्लास्क लिया, लुईस पास्चर ने एक फ्लास्क लिया, ले लिया। लुईस पास्चर ने इस फ्लास्क में ईस्ट का पाउडर आता है, उसको पानी में घोला अच्छे से, समझना, ईस्ट शुगर को अच्छे से पानी में डिसॉल्व किया और इसके अंदर मिक्स कर दिया। इसमें क्या क्या डाल दिया उन्होंने, ईस्ट ले लिया, प्लस शुगर ले लिया, प्लस वाटर, पानी में अच्छे से इसको डिसॉल्व कर लिया, ईस्ट पाउडर को और शुगर को। ईस्ट पाउडर और शुगर मिल जाए ना तो एक बेहतरीन एक ब्रॉथ बनता है, ठीक है। ये ब्रॉथ बन गया, इसको मिलने से बनता है ब्रॉथ। ब्रॉथ एक ऐसा मीडियम बनता है जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ परफेक्ट आती है, बेहतरीन बैक्टीरियल ग्रोथ आती है। तो छोड़ दो, सुबह तक देखना इसमें बैक्टीरिया भरा पड़ा होगा, इतनी बढ़िया न्यूट्रिशन इसकी वैल्यू है, ठीक है। ये भर दिया। अब क्या किया उन्होंने, इसकी जो नेक थी ना, नेक, इस नेक पर भी काम किया, इसको स्वान की नेक जैसा बना दिया, इसकी नेक को स्वान की नेक की तरह इसको बेंड कर दिया, गरम किया, गरम करके स्वान नेक लाइक, गरम करके इस तरीके से इसको हीट करके फोल्ड कर दिया नेक को।
इसकी स्नैक को इन्होंने हीट किया और ऐसे बैंड कर दिया, ये अंदर ब्रॉथ है, पर ब्रॉथ में तो कंटामिनेशन हो चुके ना तब तक। अब क्या किया उन्होंने, अच्छी तरीके से इसको हीट किया, प्रॉपर वे में इसको हीट किया, फ्लेम के थ्रू, टोटल एक फ्लेम के थ्रू उसको अच्छे से हीट किया। अच्छी तरीके से इसको हीट किया, समझना मेरी बात, इसको अच्छी तरीके से हीट किया और माइक्रोब्स फ्री कर दिया, यानी इसके अंदर अब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बचा, माइक्रोब्स फ्री। और ये वेपर्स धीरे धीरे यहां पर फिल हो गए, वेपर्स भर गए यहां पर, वेपर्स। माइक्रोब्स या कंटामिनेशन फ्री था ये। माइक्रोब्स या कंटामिनेशन फ्री, ना इसमें माइक्रोब्स थे ना कंटामिनेशन, एक तरीके से आपने स्टरलाइज कर दिया इसको, इसका आपने स्टरलाइजेशन कर दिया हीट के थ्रू, अच्छे से आपने इसको स्टरलाइज कर दिया। और यहां पर स्लाइज वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स थे, वाटर वेपर्स थे, ठीक है, वाटर वेपर्स भर दिया आपने इसको अच्छी तरह, तैयार हो गया, पूरा एक्सपेरिमेंट तैयार है यहाँ पर, पूरा एक्सपेरिमेंट तैयार है, ठीक है। कंटामिनेशन फ्री है, बाहर से एयर्स में एंटर नहीं कर पाएगी, क्यों नहीं कर पाएगी एयर एंटर, ठीक है, कंटामिनेटेड एयर, कंटामिनेटेड एयर्स में एंटर नहीं कर पाएगी, क्यों नहीं कर पाएगी कि बीच में स्टलाइज वाटर वेपर्स भरे हुए हैं, तो इसके अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं आएगी, समझना मेरी बात। इसको इन्होंने किया और छोड़ दिया, समझना, इसको किया और छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ने के बाद, ठीक है, आफ्टर सम टाइम, बैक्टीरियल ग्रोथ यहां पर क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। अब यहां इन्होंने एक्सपेरिमेंट में एक चेंज किया थोड़ा सा, इन्होंने क्या काम किया, इस फ्लास्क की नेक को ब्रेक कर दिया, इसकी नेक को तोड़ दिया, तोड़ने से क्या होगा, इसकी नेक को तोड़ने से क्या होगा, कंटामिनेटेड एयर में चली गई, एयर, और कैसी एयर, कंटामिनेटेड, क्योंकि जानते हो एयर के अंदर तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एयर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो अंदर चले गए, बैक्टीरिया, इससे ब्रॉथ के अंदर ढेरों सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो गए, ब्रॉथ के अंदर ढेरों सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो गए, क्रिएट लाइफ, यानी यहां लाइफ से लाइफ आई है भाई, ठीक है, लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यूं ही पैदा नहीं हुई है, क्रिएट हुई है, लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ से लाइफ आई है, यानी ओमनीज वाइवम एक्स बीवो, यूं ही कोई चीज अचानक से पैदा नहीं हुई है,
ओमनीस वाइवम एक्स वीवो, लाइफ से लाइफ आई है, कोई भी चीज अचानक यूं ही पैदा नहीं हुई है। हाँ, स्पेलेंजेनी और फ्रांसिस्को रेडी ने भी सेम ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किए थे, फ्लास्क में मीट के टुकड़े डाल करके, ठीक है, ठीक है। बट सबका कंक्लूजन एक ही था, और फेमस सबसे ज्यादा हुए थे कौन? लुईस पास्चर, ठीक है। आप समझ रहे हो, क्योंकि ये थोड़ा सा पब्लिक में पहले से फेमस थे, जो फेमस होता है वही फेमस ज्यादा हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, तो ये अपने अपने एक्सपेरिमेंट से बहुत फेमस हुए, कि उन्होंने प्रूव कर दिया कि लाइफ से ही लाइफ आती है। ये लाइफ है, कंटामिनेटेड एयर का मतलब इसमें लाइफ है। इस लाइफ ने अंदर आकर के लाइफ क्रिएट की, समझ रहे हो, लाइफ ने लाइफ आकर के क्रिएट की है। हाँ, ओमनीज वाइवम एक्स वीवो, लाइफ से ही लाइफ, लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये समझ में आया नहीं आया? इस तरीके से लुईस पास्चर ने थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को डिस्कार्ड किया था, डिस्प्रूव किया था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के थ्रू, ठीक है। अब लास्ट थ्योरी मैं कराने वाला हूं, आज नहीं कल, ठीक है। कौन सी थ्योरी है? क्योंकि वो थ्योरी कनेक्ट करूंगा सीधे सीधे मैं, कि पूरा का पूरा कि किस तरीके से यू कैरियोटिक सेल बनी, उस थ्योरी से ही करेक्ट कर देंगे, थ्योरी ऑफ, ठीक है। क्योंकि अब हम ओपरिन हेल्डन थ्योरी की बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी थी, क्योंकि ओपरिन हेल्डन की थ्योरी को एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया था मिलर साहब ने, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो ध्यान रखना। तो कल मैं कराने वाला हूं मिलर का एक्सपेरिमेंट, ओपरिन हेल्डन की थ्योरी, मिलर ने इसको प्रूव किया था, और इस थ्योरी को हम बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है, या प्राइमरी एबायोजेनेसिस। प्राइमरी एबायोजेनेसिस का मतलब है पहले एबायोजेनेसिस हुई फिर बायोजेनेसिस हुई, ठीक है। प्राइमरी एबायोजेनेसिस अलग अलग है, एबायोजेनेसिस अलग है, बायोजेनेसिस अलग है, और प्राइमरी एबायोजेनेसिस अलग है। और जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी थी प्राइमरी एबायोजेनेसिस, पहले एबायोजेनेसिस हुई, फिर प्रोटोबायोन्स या कह सकते हो कॉइसरवेट्स माइक्रोस्फीयर बने, इनसे आगे जाकर के बायोजेनेसिस चालू हुई, जिससे प्रोकैरियोट बने, और आगे जाकर के, ठीक है, यू कैरियोट एनिमल सेल का फॉर्मेशन हुआ, और प्लांट सेल का फॉर्मेशन हुआ। प्लांट सेल में ब्लू ग्रीन एल्गी बने, तब जाकर के एटमॉस्फेयर धीरे 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 ऑक्सीडाइजिंग हुआ, और उस समय की मीथेन, मीथेन CO2 से रिप्लेस हुई, और अमोनिया नाइट्रोजन से रिप्लेस हुई, और धीरे धीरे इस ऑक्सीजन ने ओजोन का फॉर्मेशन किया, और पूरी की पूरी अर्थ ओजोन से प्रोटेक्ट हो गई। तो ये पूरी एक थ्योरी है, कनेक्शन है, ठीक है। तो कल मैं इस पूरे कनेक्शन को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़, कल का मतलब आज वेडनेसडे है, नेक्स्ट वीक, ठीक है, नेक्स्ट वीक। तो अब आज से मान लो, आज की क्लास को तो मैं एक तरीके से बेसिक मान के चल रहा हूं, ठीक है। अब 4 से 5 क्लास आपकी लगेंगी, 4 से 5 क्लास, जिसमें आपका इवोल्यूशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। समझे या नहीं समझे? हाँ, नेक्स्ट वीक आपका मतलब मेन चीजें चालू हो जाएंगी, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ ये ओपन हेल्डिंग की थ्योरी तो मैं कराने ही वाला हूँ। अच्छा, एनसीईआरटी डाल दी थी मैंने इसके अंदर, मैंने अंडरलाइन कर दी है सारी की सारी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ, मतलब एनसीईआरटी की लाइनें मैंने उठा ली हैं सारी की सारी थ्योरी के अंदर, एनसीईआरटी की सारी लाइनें उठा ली है मैंने। यूनिवर्स कैसे बना, स्टेलर डिस्टेंस क्या है, बिग बैंग थ्योरी क्या है, समझा दिया पूरा, ठीक है। कौन कब बना, 4.5 बिलियन ईयर एगो, ठीक है, 4 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। कुछ बातें एनसीईआरटी के आगे दे रखी थी मिड चैप्टर के अंदर, 20 बिलियन ईयर ओल्ड है, 200 नहीं है। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए बेटा। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड सम थ्योरी, ठीक है, एक तरीके से एविडेंस है जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि लाइफ कैसे बनी, इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है, लाइफ का। कंटिन्यू करते हैं इसको अगली क्लास में, जो इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब हर एवोल्यूशन का हर टॉपिक इंटरेस्टिंग होता जाएगा, जिसमें हार्डी विंग वर्क और एनाटॉमिकल एविडेंस जो है ना, उससे लगभग हर साल क्वेश्चन आता है, नीट में उठा लो, ठीक है। और एक ह्यूमन एवोल्यूशन, ये 3 तो पक्के हैं, पैट है, ठीक है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, बाय 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 बाय। बायोटेक की प्रैक्टिस करना चालू कर देना, मैं बायोटेक की एक अलग से प्रैक्टिस सेशन भी लूंगा, जिसमें क्वेश्चन कराऊंगा बायोटेक के, ठीक है। या फिर ऐसा कर लेंगे, 11th में वहां रिवीजन करा रहा हूँ, 12th का रिवीजन अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहो तो मैं अपने बैच में स्टार्ट कर दूंगा। मुझे कमेंट में बताना कि कोर्स खत्म हो जाने के बाद मैं 12th के टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं या 11th के टॉपिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट में बता देना क्या करना है, ठीक है। आपके लिए ज्यादा फेवरेबल क्या रहेगा, ज्यादा कनेक्टिंग क्या रहेगा, ठीक है। तो अपने क्लास के बच्चों से एक बार मैं कॉमनली पूछ लेता हूं मैं, ठीक है। अब दूसरी बात ध्यान रखना, आज शाम को सारे के सारे आ रहे हो शाम को, ठीक है। मतलब तुम्हारा डिपेंड तुम पे करता है, क्योंकि आज हम लोग एक मतलब इवेंट कर रहे हैं,
और टोटली बच्चों के लिए है ये तो, ठीक है, इसमें कहीं कोई लॉन्च नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। तो आज शाम को 7 बजे टोटली टोटली बच्चों के लिए 2024 को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ठीक है, मिलते हैं शाम को 7 बजे संकल्प भारत के ऑफिशियल चैनल पर, ठीक है। तो यार आ जाना, ठीक है। थैंक यू बेटा, बाय बेटा, बाय।